नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को मिला नया चीफ। आनंद वर्धन को बनाया गया मुख्य सचिव। राधा रतूड़ी की लेंगे जगह। सीएम धामी ने दी बधाई। अतिक्रमण और अवैध मदरसों पर कार्रवाई पर बोले सीएम धामी। का देवभूमि उत्तराखंड के स्वरूप को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। आने वाले दिनों में चलाएंगे विशेष अभियान। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को फंडिंग पर सियासत तेज। पूर्व सीएम रावत ने धामी सरकार पर साधा निशाना। कहा ईद के दिनों अचानक याद आई। 8 साल से इनको पता ही नहीं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ली कुलपतियों की बैठक। शोध कार्य सहित कई विषयों पर की चर्चा। चांसलर ट्रॉफी के रूप में खेल प्रतियोगिता कराने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एसओपी जारी। श्रद्धालु अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे एडवाइजरी। 104 नंबर पर कॉल कर तत्काल मिलेगी मदद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मुख्य नए सचिव की घोषणा कर दी गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव होंगे। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आनंद वर्धन 1 अप्रैल 2025 से मुख्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। आनंद वर्धन 1992 बेंच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वे लंबे समय से उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में वह एसीएस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को मिला अपना नया चीफ। सीएम धामी ने भी दी बधाई। राधा रतूड़ी की जगह लेंगे आनंद वर्धन। तो उत्तराखंड में नए मुख्य सचिव की घोषणा कर दी गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव होंगे, जिसके आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। आनंद वर्धन 1 अप्रैल 2025 से मुख्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। आनंद वर्धन 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी हैं। वे लंबे समय से उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वर्तमान में वे एसीएस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। घोषणा हो गई है। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राधा रतूड़ी की जगह लेंगे आनंद वर्धन। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव होंगे, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। आनंद वर्धन 1 अप्रैल 2025 से मुख्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे।
उत्तराखंड में नए मुख्य सचिव की घोषणा कर दी गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव होंगे। राधा रतूड़ी की जगह लेंगे और 1 अप्रैल 2025 से मुख्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। बता दें कि 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन और लंबे समय से उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको बधाई दी है। वहीं उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण और अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर धामी सरकार की कार्रवाई पर एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि देवभूमि उत्तराखंड के स्वरूप को बचाने के लिए धामी सरकार हर संभव कदम उठाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में सरकार एक अभियान चलाने जा रही है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति न आए। इसके साथ ही सीएम ने अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों पर हो रही सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल सुर्खियां बटोरने और अखबारों में छपने के लिए बयान देते हैं, जबकि उन्हें उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने की मुहिम में सरकार का साथ देना चाहिए। देखिए, इसके पीछे देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे है। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व बचा रहना चाहिए क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है अवैध जो रूप से चल रहे थे और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर पाए। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में इन अवैध मदरसों के पीछे बाहर से फंडिंग की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के सरकार ने जांच करने की बात कही है। वहीं अब कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो सरकार क्या कर रही है, इन्होंने क्या चूड़ी पहनी हुई है। इन्होंने सवाल किया कि अभी तक क्यों नहीं रोका, क्यों कार्रवाई नहीं की। ये कैसी सरकार है कि 8 साल से इन्हें पता नहीं चला। अगर मदरसे अवैध हैं तो 8 साल से क्यों चलने दिया गया। ठीक रमजान के महीने में ईद के दिनों के समय अचानक से याद आई। अगर गलत है तो मदरसा बोर्ड अधिकारी क्या कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा को बता दीजिए कि उन मदरसों में कुछ हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। यदि बाहर से हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में चूड़ियां पहना रखे हैं, कानून है तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हो? ये तो सरकार का काम है। मतलब 8 साल तक तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाया कहाँ से आ रहा है, क्या सूत्र पे, कैसी सरकार है तुम्हारी? अभी क्यों मजाक बना रहे हो? और अवैध है तो फिर 8 साल से उनकी अर्जियों को क्यों पेंडिंग रखा हुआ है, क्यों चलने दिया है? और ठीक के तुमको ईद के दिन याद आ रही है, ईद के समय में और रमजान के महीने में याद आ रही है कि मदरसे गलत है। कुलाधिपति एवं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को राजभवन में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च के अंतर्गत किए जा रहे शोध कार्य सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा शोध एवं पेटेंट कराए जाने पर बल देते हुए सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि लगातार शोध कार्यों पर फोकस किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एक शोध पूर्ण होने से पहले अगले शोध कार्य के लिए तैयारियां कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसंधानात्मक शिक्षा पद्धति किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्यपाल ने प्रदेश में चांसलर ट्रॉफी के रूप में प्रत्येक वर्ष एक अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12B के तहत केंद्रीय सहायता के लिए निरंतर प्रयास किए जाए। उत्तराखंड के रामनगर की जीवनदायिनी कोसी नदी, जिसे यहाँ के लोग अपनी धरोहर मानते हैं, आज बड़े पैमाने पर खनन का शिकार हो रही है। लेकिन अब यह खनन हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से किया जा रहा है। रामनगर के कोसी और दावका नदी में पहले परंपरागत तरीके से मजदूरों के जरिए खनन किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे यह काम बड़ी मशीनों से किया जाने लगा है। यह न सिर्फ गाइडलाइन के खिलाफ है बल्कि नदी के पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। स्थानीय लोग जिन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, उनका कहना है कि पहले यहां मजदूरों को काम मिलता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं जिससे लोगों का रोजगार छिन रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मशीनों से खनन होने के कारण मजदूरों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। अगर जल्द ही इस अवैध खनन को नहीं रोका गया तो कोसी नदी का बहाव बदल सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र का जलस्तर प्रभावित होगा। देखिए, जो कोसी नदी में जो खनन होता है वो मैनुअल होना चाहिए। उसके लिए मशीनों के लिए कोई भारत सरकार से कोई परमिशन नहीं है। मैनुअल खनन होता है, लेकिन जो कई बार मेरे द्वारा वन निगम को कहा भी गया, पत्र भी लिखे गए कि भाई आप इसको मैनुअल खनन कराने की कोशिश करिए, लेकिन उनका ये कहना है कि इस समय लेबर की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो लेकिन ये वो भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो है लेबर ही से ही खनन हो। कहीं कभार जो अगर कोई मशीन आ जाती है तो उसको हमारे द्वारा पकड़ा भी जाता है, कई बार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, रामनगर की जीवनदायिनी नदी मानी जाती है कोसी, जहां पर लगातार अब खनन की शिकायतें जो हैं सामने आने लगी हैं। देखिए, खनन से नदी के बहाव क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, जल स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा, और सबसे बड़ा कारण कि मशीनों से किया जा रहा है तो मजदूरों के रोजगार पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। राजीव, देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं कि रामनगर की जो कोसी नदी है, ये लगातार अधिकारियों की जो उदासीनता है उसके कारण लगातार अवैध खनन जोरों पर हो रहा है। ना तो अवैध खनन वन विभाग और वन निगम रोक पा रहे हैं, और लगातार देखा जा रहा है ओवरलोडिंग जो वाहनों में हो रही है उसको लेकर सरकार और अधिकारियों के दावे हैं। लेकिन अगर रामनगर में देखा जाए तो धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफ प्रकाश चंद आर्या, उनका कहना है कि हमने जो है नदी निगम को दे दिया, निगम इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन निगम के अधिकारियों से बात करी जाए तो वो वन विभाग पर बात टालते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग और उत्तराखंड वन विकास निगम दोनों ही एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, जिस कारण लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। श्वेता जी, मैं आपको बताऊं, पहले जब कोसी नदी में खनन होता था तो उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और अन्य जगह के जो मजदूर यहाँ श्रमिक आते थे, रोजगार मिलता था, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत हम इसको कहेंगे कि जिस प्रकार जेसीबी और बैक करार से जो अवैध खनन हो रहा है, लगातार उसकी वीडियो भी लगातार आ रहे हैं, अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी आंखें बंद कर बैठे। तो कहीं ना कहीं जो इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, मजदूरों को रोजगार मिलता था, वो आज पूरी तरह खत्म हो गया है। कोसी नदी का पूरी तरह जो मानक है, मानक के तहत अवैध रूप से जो खनन हो रहा है उससे गहरे गड्ढे हो गए हैं, और जो नियम है, जो मानक है, उसमें आप मशीनों से खनन नहीं कर सकते, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस प्रकार अभी डीएफओ प्रकाश चंद आर्या ने अपने बयान में खुद कहा है कि निगम को उनके द्वारा पत्र लिखे गए हैं, और उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि इस समय श्रमिकों की कमी है तो इसलिए किया जा रहा है। तो इससे साफ तौर पर है कि अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, और निश्चित तौर पर आने वाला जब बरसात का सीजन होगा तो जिस प्रकार नदी में अवैध खनन किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं रामनगर शहर के कई ग्रामीण इलाके भी, यदि पानी का रुख चेंज होता है तो इसमें समा जाएंगे। इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अधिकारी लगातार पूरी तरह लापरवाह बने हुए। सवाल डीएफओ से ये उठता है कि जब वो कहते हैं कि निगम को हमने ठेका दे दिया है
तो फिर वन विभाग के जो तराई पश्चिमी के अधिकारी हैं वो क्यों अवैध खनन रोकने की कार्रवाई करते हैं, निगम को क्यों नहीं करने देते हैं। फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है, आखिर कब रुकेगा। प्रदेश सरकार के मुखिया भी इसमें चुप है, लेकिन देखना ये होगा कि कब मजदूरों को रोजगार मिलेगा और रामनगर शहर के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है इससे कब उनको निजात मिलेगी, ये अभी कहना संभव नहीं है। जी राजीव, ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों प्रशासन खनन माफियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजीव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वन अग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रभागीय वन अधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी द्वारा सल्ट रेंज अंतर्गत फायर क्रू स्टेशन वेरक खाल जीमार सदर मानिला का निरीक्षण किया गया। व क्रू स्टेशन की व्यवस्था को चाक चौबंद करने के वन क्षेत्र अधिकारी सल्ट को निर्देश दिए गए। प्रभागीय वन अधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी ने कहा, फायर सीजन को देखते हुए सल्ट रेंज के क्रू स्टेशनों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान क्रू स्टेशन पर सभी कर्मचारी फायर वॉचर मौके पर तैनात पाए गए। सड़क के दोनों ओर सफाई करने, नियंत्रित दहन करने, स्थानीय ग्रामीणों के साथ विभिन्न गोष्ठी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के सल्ट राज्य के अंतर्गत मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो फायर सीजन चल रहा है उससे संबंधित मैंने जायजा लिया अलॉन्ग विद हमारे जो रेंजर साहब हैं उनके साथ। और जो विभिन्न क्रू स्टेशंस हैं वहाँ पे हमने विज़िट किया और जो भी हमारे फील्ड कर्मी हैं जो क्रू स्टेशंस पे हैं वो वहाँ तैनात पाए गए और सारी जो हमारी प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ है। और साथ ही में कंट्रोल बर्निंग की जा रही है, नियंत्रित दहन जो है वो किया जा रहा है समय समय पर। और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि रोड के जो दोनों तरफ सफाई करना और नियंत्रित दहन करना, इन सब जनता को जो विभिन्न गोष्ठियाँ हैं उनके माध्यम से जागरूक करने के लिए उनको निर्देश दिए गए। गैस सिलेंडर हर घर की एक आम जरूरत है। हालांकि कई बार बिना लाइसेंस के अवैध रूप से गैस सिलेंडर को भरने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चलाया जाता है, जिस पर प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आएगा। डीएम 7 बंसल के अनुसार गैस सिलेंडर को बिना किसी तकनीकी जानकारी के अवैध रूप से भरना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। इस तरह से गैस सिलेंडर्स को भरने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तन और पुलिस विभाग की टीमों का गठन किया जा चुका है, जो इस तरह के मामलों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। साथ ही अवैध रूप से संचालित हो रहे इन गैस गोदामों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, जो इस तरह की इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं वो इन्फोर्समेंट का एक रेगुलर फीचर है। तो जितनी हमारी प्रवर्तन कार्रवाई प्रभावी रहेगी और रेगुलर रहेगी उतनी ही इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी प्रिवेंट होंगी और एक डेटरेंस वैल्यू क्रिएट होगी। सो न सिर्फ हमारे सप्लाई के अधिकारी बल्कि हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों को भी ऑलरेडी हमने एक जॉइंट टीम्स गठित कर दी हैं कि समय समय पर जाकर जहां से भी हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलें या हमारे आम जनमानस से, कम्युनिटी ग्रुप से, हमारी रेजिडेंट एसोसिएशन से सूचनाएं प्राप्त हों कि विदाउट लाइसेंस कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, तो तत्काल उसमें मुकदमे दर्ज होने चाहिए और सभी सामग्री जब्त होनी चाहिए। डोईवाला जोली ग्रांड एयरपोर्ट पर बीते रोज पार्किंग पर मौजूद युवक की वीडियो सामने आई, जिसमें पार्किंग को लेकर कार चालक पार्किंग कर्मचारी के बीच नोकझोंक होती दिख रही है। वहीं जब हमारे संवाददाता इस वीडियो की जांच पड़ताल करने गए तो मालूम हुआ कि वीडियो का पूरा मामला पार्किंग को लेकर हुआ, जिसमें डोईवाला एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद ने कहा कि ओला कैब्स और ओवर जैसी टैक्सी जो ऑनलाइन बुकिंग होती हैं उनके ड्राइवर एयरपोर्ट पर आकर अक्सर यहां के कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं। यहां के स्थानीय टैक्सी चालक कभी ऐसा नहीं करते। इसके संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोकल टैक्सी वाले, गाड़ी वाले भाई हैं, जो लोकल हैं, सभी लोकल हैं और वो किसी भी सवाल से अभद्र बिहार नहीं करते।
हाँ, इस संबंध में ये जरूर होगा कि जैसे बाहर से रैपिडो, बला बला, उबेर वगैरह जो गाड़ियाँ आती हैं, तो ये जो है इन्हें यहाँ पे जो है स्वीकृति नहीं मिली, उत्तराखंड में स्वीकृति नहीं मिली है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि किसी भी सवारी से बदतमीजी कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक प्रकरण मैंने भी देखा, अखबार में भी आता कि कोई उबर की गाड़ी बुक हुई थी, मेरठ से हुई थी, हिमाचल से पंजाब से कहाँ पे हुई, जिसका लूटपाट की घटना भी हुई। पर जो आज ये प्रकरण हुआ है, इसमें जोली ग्रांड एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है, ना ही इसमें जोली ग्रांड एयरपोर्ट टैक्सी चालक मालिक समिति का कोई चालक था या मालिक था। अधिकांश ऐसा होता है, बाहर से आने वाली गाड़ियां जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से ओला, उबर, रैपिडो में जो गाड़ियां संचालित हो रही है, इनमें अधिकांश जितने भी चालक हैं सब बाहरी राज्यों के हैं, कोई सहारनपुर, कोई मुजफ्फरनगर। यह क्या करते हैं, जब सवारियों द्वारा इनकी दरोगा वो मनमाना इनको किराया नहीं मिलता है, तो ये सवारियों के साथ लड़ने झगड़ने को उतारू हो जाते हैं। वो पार्किंग एरिया से आ रहे हैं, हम उनसे पैसे मांग रहे हैं तो वो कह रहे पार्किंग फ्री है। पार्किंग फ्री कहाँ होती है, आप भी जानते हैं बात, ठीक है। अब फिर आके कह रहे हैं यहाँ पे कि बीच में ही गाड़ी लगाऊंगा, साइड नहीं करूंगा। हम कह रहे हैं कि आप साइड में लगा लो, टोल फ्री नंबर है, आप बात कर लो, उसके बाद हमें बताओ, ठीक है। अगर वो बोल देंगे कि छोड़ तो हम छोड़ भी देंगे, हमें क्या है, हमें घर थोड़ी ले जाना है। लेकिन वो क्या बदतमीजी कर रहे हैं, पीछे लाइन लगी है और बीच में गाड़ी लगा के खड़े हैं, कह रहे नहीं मैं गाड़ी यहीं रखूंगा, ठीक है। तो इस बात पे मैंने उनसे कहा कि भाई आप गाड़ी साइड कर लो, और वो तो रेते भी कर रहे हैं, हम प्यार से आपसे बात आप कह के बात कर रहे हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। विभाग की ओर से देश भर के श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी निर्देश और एसओपी जारी की गई है, ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु अपनी भाषा में स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों को पढ़ सकें। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर 104 नंबर पर कॉल किया जा सकेगा, जिससे श्रद्धालुओं को तत्काल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।